में सन 2010 में, और 2011 में हुआ फुकुशिमा इंसिडेंट जापान के अंदर। और हमारे पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों का काफ़ी विरोध रहा, और जबकि ये बहुत बड़ा सोर्स था बिजली बनाने का। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर ये ध्येय बनाया कि लोगों को सही जानकारी मैं दूँ, और मैंने हरियाणा, MP, UP, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु कई स्टेटों के लिए काम किया। हरियाणा का प्लांट चालू हुआ, तमिलनाडु का हुआ, रिसेंट में राजस्थान का हुआ, और अभी इतना सब काम करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि जनता के अंदर यदि सही जानकारी जनता को मिले और जनता पूरा सहयोग करे तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हो सकती हैं। राजस्थान की रहने वाली हूँ, तो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। राजस्थान में 1 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और उनसे जुड़े 3 करोड़ वयस्क हैं। तो ये, और राजस्थान के पास सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है, पशु जो धन है 5.5 करोड़ है। हमारे पास 257 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, जो पूरे मतलब सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की हम देखें तो यहाँ केवल 7,000 रुपये सालाना मिलते हैं, और जबकि पूरे राजस्थान का जो एक औसत है वो लगभग 1 लाख रुपए है, वो भी बहुत कम है। और यदि हम विकसित राष्ट्रों से कंपेयर करें तो वहाँ 7 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक है। और पानी की बात करें तो राजस्थान में मात्र पूरे देश का समझ लीजिए 1% पानी है, जो हमारा मतलब सरफेस वाटर है, क्योंकि 3 तरह का पानी राजस्थान में आता है। एक तो बारिश का पानी आता है, एक सरफेस वाटर आता है, एक भूमिगत पानी आता है। तो भूमिगत पानी में कहें तो राजस्थान पूरा क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुका है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी धरोहर होने के बाद भी राजस्थान इतना पीछे है, तो क्यों? तो सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी की और बिजली की। अब बात करते हैं कि राजस्थान के पास पशुधन है, राजस्थान के पास ज़मीन है, और ये दोनों ही चीज़ों के लिए पानी सबसे बड़ा अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पानी होगा तो हमारी फसलें 3 फसलें ले पाएंगे, हम व्यापारिक फसलें ले पाएंगे, पशु हमारे चारा अच्छा चर पाएंगे तो उनको दूध अच्छा देंगे, वो अपना गोबर से हम बायोगैस बना सकते हैं, हम कुकिंग गैस की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक खाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर इससे ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ेगी, ग्रामीण हमारा मजबूत होगा, और ग्रामीण मजबूत होने से तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी जो इंडस्ट्री है उनमें उछाल आएगा, उससे हमारा जो हमारा उपभोक्ता है वो सशक्त होगा, वो मजबूत होगा, तो हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अब इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सस्ती और सतत और हरित बिजली, और साथ में पानी। सस्ती, सतत और हरित बिजली के लिए हमें बिजली बनाने की सभी सोर्सेज हैं, जिसमें कोयला है, पानी है, हवा है, परमाणु ऊर्जा है, मतलब सभी सम्मिश्रण का हमें यूज़ करना है हमारी क्षमता के अनुसार। अब उसमें एक चूक हमने देखी कि परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ी ताकत है भारत के पास, लेकिन उसके बारे में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहीं एक चीज़ आ जाती है लोगों में अवेयरनेस की कमी। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब माध्यम है कि पानी को हम कैसे राजस्थान को उस क्षति से दूर करें, क्रिटिकल जोन से हम निकालें। तो उसके लिए राजस्थान की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो 40 साल पुरानी है लेकिन रुकी हुई हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, बारिश का पानी इतना सारा गिरता है लेकिन हमारा पानी सारा वेस्ट चला जाता है। तो कुल मिला के 1 करोड़ ग्रामीण परिवार, 3 करोड़ वयस्क, इनके लिए हम कैसे रोजगार और उनकी इनकम को हम कैसे बढ़ा सकें, उसके लिए परमाणु सहेली महाजन अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और मेरे साथ विप्र गोयल हैं जो अक्षरी ये अपना जो IIT खड़गपुर से है, वहाँ से हैं, और ये इस जो मिशन है इसके प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं और स्ट्रेटेजी प्लानर हैं। और ये इसी मिशन को लेकर, इसी सब्जेक्ट को लेकर कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, USA, ऑस्ट्रेलिया, जहां इन्होंने पेपर प्रेजेंट किए, भारत के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO, नीति आयोग, जहां इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया। अब इन्होंने ठाना है कि नहीं, हमारा ये मिशन 10 साल से है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर जन अभियान की हम बात करें उसकी शुरुआत हमने सवाई माधोपुर जिले की है, और गंगापुर सिटी को हमने अभी एक ब्लॉक के रूप में स्टार्ट करने का माध्यम बनाया। तो आगे की क्या रणनीति है ये विप्र गोयल आपको बताएंगे। और इनके बताने से पहले ये एक गाना, 40 साल पहले हमारा राजस्थान कैसा था, आज क्या स्थिति है और हमें करना क्या है, और इस गाने को लिखा इन्होंने है, इसको गाया इन्होंने है, और इसको पिक्चराइज इन्होंने किया है। तो कृपया करके बहुत ध्यान से इस गाने को देखें, क्योंकि इसी गाने में पूरे राजस्थान का
भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। प्लीज़। पूरी स्ट्रेटेजी क्या करना है अब विप्र गोयल आपके सामने रखेंगे, पूरा राजस्थान का। यस, ठीक है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि किसी भी देश राज्य के विकास, आर्थिक विकास के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज। अब जो सवाई माधोपुर ज़िले में जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत कम है, मतलब जॉब्स और इनकम वहाँ से जनरेट नहीं हो पा रही हैं। और जो बचा कुचा सर्विस सेक्टर था, जो मेजरली टूरिज़्म से चलता था, जो बाहर के लोग यहाँ घूमने आते हैं, रणथंभौर पार्क देखने आते हैं, वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से अभी रुक गया है। तो मात्र कृषि सेक्टर ही ऐसा बच गया है जिससे हम नौकरियाँ और आय बढ़ा सकते हैं। तो मैं अब आपको एक ऐसा मॉडल बताना चाहता हूँ जिससे हम हर परिवार की वार्षिक आय, जो अभी 42,000 रुपये है, उसको हम 5 से 8 लाख रुपये तक पहुँचा सकते हैं। तो अपने सवाई माधोपुर की 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है,
उसमें से 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि उपजाऊ ज़मीन है जिसमें खेती हो सकती है, बट उसमें से अभी करीब सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे ही खेती हो रही है। मतलब करीब 1 लाख हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन पर अभी खेती नहीं हो रही है। साथ ही करीब 70,000 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जो वेस्ट लैंड है या जिस पे अभी लोग किसी भी कारण के वश खेती नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सिंचाई की कमी हो, चाहे वो ज़मीन ख़राब हो। तो उस 70,000 हेक्टेयर ज़मीन को भी हमें उपजाऊ बनाना है। तो मैं अभी रिपीट करता हूँ कि 1 लाख हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन जिस पे खेती करना है और 70,000 हेक्टेयर बिगड़ी ज़मीन को हमें उपजाऊ बनाना है। अब ये तो हो गया ज़मीन, इसके साथ है पशुधन। तो पूरे ज़िले में हमारे पास 4.5 लाख पशुधन है, 4.5 लाख। अब इन 4.5 लाख पशुधन से रिलेटेड जो पशुपालन है उसकी 70% लागत होती है चारे की, और चारा हमारे राज्य में बहुत ही भयंकर दरों से बढ़ रहा है। उसकी जो लागत है वो बढ़ रही है। जैसे करीब 100 रुपये पर क्विंटल चारा हुआ करता था, आज वो 600 रुपये पर क्विंटल, 700 रुपये पर क्विंटल हो रहा है। मतलब सवाई माधोपुर ज़िले के 3 लाख परिवार जो सिर्फ ज़मीन और पशुधन पे डिपेंडेंट है, उनकी ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा है और पशुधन को पानी और चारा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आय और कोई भी रोज़गार के साधन नहीं है। तो अब परमाणु सहेली जो महाजन अभियान जो लॉन्च कर रही हैं, उसका एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है कि ज़िले में पानी की व्यवस्था कर देना। अब इस ज़िले में 3 नदियां हैं, बनास, मोरेल और चंबल। चंबल अपनी 12 मासा बहती है और बनास और मोरेल सूखी रहती हैं और सीजनल नदियाँ हैं, मौसमी नदियाँ हैं। अब एक योजना थी पूर्वी नहर नदी योजना, आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये 40,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट है जिसमें चंबल नदी का 1400 MCM पानी जो व्यर्थ ही यमुना गंगा से मिलता हुआ बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ जा रहा है, उससे 1000 MCM पानी आपके बनास बेसिन में आएगा। बनास बेसिन मतलब बनास और मोरेल नदियाँ 12 मासा बहेंगी। ये योजना पूर्वी नहर नदी योजना तैयार है, 2004 से तैयार है। और इसमें जो बाकी बची चीज़ है वो है कि 3 लाख ग्रामीण परिवार आज अगर अपना समर्थन दे दें तो ये योजना इस ज़िले को मिल जाएगी। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में चल रहा है अभी। तो वाटरशेड डेवलपमेंट में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। 1 मिनट बस में। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जैसे पानी होगा तो पानी से अपन चारा खेत विकसित कर पाएंगे। अपने ज़िले में करीब 25,000 हेक्टेयर चारागाह ज़मीन है जिसको हमें विकसित करना है। तो पानी होगा तो चारागाह ज़मीन हम विकसित कर पाएंगे। चारा सस्ता होगा तो पशुपालन प्रॉफिटेबल होगा, पशुपालन होगा तो दूध डेयरियाँ लगेंगी। तो परमाणु सहेली जल अभियान में सिर्फ जल की व्यवस्था नहीं है, साथ साथ डेयरी प्लांट भी लगेंगे टाउन लेवल पे। इससे हमारे जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल होंगे, इससे वेलफेयर होगा। साथ में जब अगर पशुपालन होगा तो कस्बाई स्तर पर बायोगैस प्लांट लगाने की भी योजना है जिसमें स्वच्छ कुकिंग गैस हम अपनी महिलाओं को, हमारे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ कुकिंग गैस दे पाएंगे। अब ये बायोगैस प्लांट साथ में ऑर्गेनिक खाद भी देंगे जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होगी, इससे स्वच्छ कुकिंग गैस मिलेगी। अब पानी की व्यवस्था से टाउन स्तर पर परमाणु सहेली जल अभियान 80,000 वृक्षों का रोपण भी करने जा रहा है। साथ में जब पानी की व्यवस्था होने से मैंने जैसे बताया कि अपने ज़िले में 2.5 लाख हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन है, उसको 12 मासा पानी मिलेगा। इससे किसान खाद्य फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलें भी उगा पाएगा। तो अगर परमाणु सहेली जल अभियान सक्सेसफुल होता है इस ज़िले में तो हर परिवार की वार्षिक आय को 42,000 से हम 5 से 8 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा जो उपभोक्ता है, जो किसान उपभोक्ता है वो सशक्त होगा और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आएंगी। तो अब बात आती है कि पानी के लिए एक्चुअली करना क्या है। सरकारी की जो योजनाएं हैं वो तो सरकार अपने टेन्योर में नहीं कर पा रही हैं, तो हम कम्युनिटी, हम समुदाय मिलके क्या कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक एजेंडा है। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये वाटरशेड विकास, ये एक इलाका है 2500 स्क्वायर किलोमीटर का, इसको विकसित कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो आप पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, हमारे ज़िले में अरावली पर्वत और विंध्यास रेंज है ज़िले में, तो हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र भी है, हमारे पास एल्यूवियल मिट्टी भी है जिसकी पानी को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी है। बट दिक्कत ये है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें इस ज़िले में नहीं बना रखी हैं जिससे पानी को संरक्षित किया जा सके। एक बहुत अच्छी खबर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ज़िले में करीब 750 से लेकर 900 mm तक बारिश होती है। तो अगर ये काम इस ज़िले में कर दिया जाए तो पूरे ज़िले के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। तो जैसे इस काम में वृक्षारोपण, जल खेतों का बनना, खेत बंद, मिट्टी के नाले बांध, नालों को गहरा और चौड़ा करना,
पत्थर के नाले बांध, कंटूर बंद, डीप सीसीटीज, इस तरह की चीज़ें समुदाय बनाएंगे। परमाणु शैली जल अभियान में ये स्ट्रक्चर्स ज़रूरत नहीं है, उनका मतलब ऑडिट रहेगा, वो देखेंगे, इसको विजिलेंस होगा, बट ये काम समुदायों को मिलकर करना है और उसी चीज़ों लोगों को साथ, कम्युनिटीज़ को साथ लाने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। अब इसमें विकसित वाटरशेड से हम काफ़ी पानी इस ज़िले में रोक पाएंगे। 900 mm पानी जो हमारा वर्षा में व्यर्थ ही बह रहा है। तो अगर पानी की व्यवस्था होती है तो हमारी कृषि में सिंचाई होगी। मैं आगे तस्वीरों पे ले जाता हूँ। इस तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा ज़मीन का निरीक्षण होगा। इस तरीके से गांव वालों को साथ लाके हम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनवाने का ये अभियान है। हमारी टीम्स इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगी। इस तरीके से गांव वाले अपने अपने इलाके के ही भागीरथ बन जाएंगे। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो अगले साल की जो वर्षा है 900 mm वर्षा, उसको हम अपने ज़िले में इस तरीके से रोक लेंगे, जिससे हमारी कृषि को, हमारी उद्योग धंधों को और घरों को बारहमासा पानी मिलेगा। अगर पानी होगा तो सिंचाई होगी, चारा खेत विकसित होंगे, आपके दूध डेयरी की सप्लाई घर घर से बढ़ेगी। तो टाउन लेवल पे डेयरी प्लांट लगाना भी इस अभियान में इंक्लूडेड है कि अपने जो सवाई माधोपुर है उसमें 6 पंचायत समिति हैं। हर पंचायत समिति में एक डेयरी प्लांट होना चाहिए बड़ा। हर पंचायत समिति में एक 10-10 मेगावाट का बायोगैस प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ पानी तक नहीं रोक देना है, पानी के बाद हमें बायोगैस, डेयरी प्लांट, चारा खेत भी विकसित करना है। तो पानी से जुड़ी चारा खेत ज़मीन, पशुपालन, डेयरी, दूध प्रोडक्ट्स विकास, पशुपालन से जुड़ा बायोगैस प्लांट्स, ऑर्गेनिक खाद, स्वच्छ कुकिंग गैस विकास, पानी से जुड़ा सिंचाई, खाद्य फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलें, आय में बढ़ोतरी, विकास। तो ज़िले में कोई विकास का मॉडल पूछे तो मेरे ख्याल से विकास का मॉडल तो ये होगा, इस ज़िले के रिसोर्सेज को ध्यान में रखें। अब परमाणु शैली के जो जल अभियान है उसके 3 सिद्धांत हैं: जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता। इन तीनों सिद्धांत से जितने भी चैलेंजेस इस इलाके में हैं जो इस काम को नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें ये काम होगा। हमारी इस चीज़ के लिए, परमाणु शैली जन अभियान के लिए 8 जिलों में टीम तैयार है। 8 जिलों में 56 टीम तैयार है, जिसमें दौसा, अजमेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। और ये काम अब टीम्स के थ्रू ही हमें इस ज़िले में करवाना होगा। तो आइए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था वो ये था कि क्योंकि इस काम को हमें कम्युनिटीज़ को साथ में लाके कराना है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैम डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु शैली, उन सभी कम्युनिटीज़ से बात करना चाहती हैं और उनको ये एक प्री इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हैं कि हाँ, अब पानी का संकट इस ज़िले में दूर होगा। नमस्कार। तो एक ऐसा जन अभियान जो जनता के द्वारा ही स्टार्ट हो जाए और जनता के फ़ायदे का ही हो, इसको हमने एक शुरुआत करने के लिए आज बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आपके द्वारा, जहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात हमारी जन जन तक पहुँचे। और राजस्थान के सभी ज़िलों में ये अभियान हमें करना है। और राजस्थान, हमारा पूरा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा जब किसान सशक्त होगा तो हमारी सारी चीज़ें अपने आप सशक्त होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के बाद जो एक आर्थिक मंदी आई, बेरोजगारी आई, उसके बाद हम क्या करें, कैसे हम हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारा वयस्क है, उसको हम कैसे सशक्त करें, क्योंकि ग्रामों को सशक्त करना सबसे ज़रूरी नीड बन गया आज की। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयास है और इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं कि इस मिशन को हम पूरी तरह से करें तो हमें सभी रूप में शक्ति मिले। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको आर्थिक शक्ति भी चाहिए, आपको मॉरल शक्ति चाहिए, और एक होती है सभी का एक आशीर्वाद। तो ये बहुत बड़ी ताकतें हैं जो हमें मिले और हमने कई स्टेटों में काम किया, उससे हमें ये निष्कर्ष पहुंचा कि जनता और सरकार के बीच में जो गैप है उसको हम निष्पक्ष रूप में ख़त्म कर सकते हैं। तो सरकार और जनता के बीच में जो गैप ख़त्म हो जाएगा तो हम एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। तो ये हमारा मिशन सक्सेस हो सकता है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कोरोना वायरस वाला 4 मिनट का एक छोटा सा 4 मिनट का है, जिससे आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। आवाज़
वो डिस्चार्ज हो गया क्या? देखो लाइट को आज ही जाना था। अब देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है परमाणु ऊर्जा। पूरे विश्व का 85% एटॉमिक फ्यूल परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है, लेकिन हम पूरे कितना बना पा रहे हैं? 2.5% भी नहीं बना पा रहे हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हर एक ज़िले में 500 मेगावाट का स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा और हम लगा सकते हैं, हम सक्षम हैं, हमारे पास पूरा फ्यूल तैयार है। लेकिन उसके बाद भी हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पा रहा है जिसको करने के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। तो जनता में, अभी मैं स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, तो सभी के अंदर कोरोना वायरस ये एक वीडियो है जो ये बता रही है कि कोरोना वायरस की जो आर्थिक मार है इस ज़िले में, इस राज्य में, अब उस आर्थिक मार से निकलने के लिए सरकारों, कंपनियों, लोगों को किस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये वीडियो आप देखिए। कोरोना वायरस 40 करोड़ श्रमिकों को अत्यंत गरीबी में झोंक देगा। इससे आई आर्थिक मंदी के कारण हर दिन भारत 320 अरब रुपए खो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस से पहले भी ऐसा होता आया है। भारत में 90 करोड़ लोगों को अपना भोजन, पानी, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रतिदिन मात्र 50 रुपए ही मिलते हैं। इस समस्या का मूल कारण हमारी कृषि और उद्योग धंधों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। विश्व ऊर्जा परिषद के अनुसार 128 देशों में भारत ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा समानता की श्रेणी में 190 स्थान पर है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत को दुनिया के 17 बेहद जल तनाव वाले देशों में 13वें स्थान पर रखा गया है। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें आत्मनिर्भर होने के महत्व का एहसास कराया है। पहले से भी ज्यादा अब हमें अपनी जल और ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जो दशकों से विलंबित है। इन परियोजनाओं से आसान और सस्ती दरों पर 90 करोड़ भारतीय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और बेहतर एवं गुणात्मक आजीविका के अवसर भी सुनिश्चित होंगे। इसलिए इस आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए एक मुख्य कदम है भारत की इन जल और ऊर्जा योजनाओं का जल्द से जल्द निष्पादन करना। अब योजनाएं आएंगी। वर्ष भर की सिंचाई में पानी की मांग को पूरा करने के लिए गांव स्तर पर जलखेत के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण कराना, जलवायु संगत कृषि और स्थानीय संसाधनों के उत्तम उपयोग के लिए पर्माकल्चर विज्ञान को पूरे देश में हर छोटे से छोटे किसान तक पहुंचाना, गांव स्तर पर चारा खेतों द्वारा देश में 55 करोड़ और वह बढ़ती पशुधन संख्या के लिए सस्ती दरों पर चारे की व्यवस्था करना, टाउन स्तर पर बायोगैस संयंत्र द्वारा गोबर और सामुदायिक कचरे का उपयोग कर खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करना, टाउन स्तर पर एक डेयरी की व्यवस्था कराना, पशुधन से भी ग्रामीण परिवारों की आय में गुणात्मक वृद्धि संभव कराना। ये परियोजनाएं कम समय में ही लाखों लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर सकती हैं। इन परियोजनाओं में न्यूनतम निवेश से ही अधिकतम व चौतरफा आर्थिक विकास की गति को पकड़ा जा सकता है। अब भविष्य में सतत विकास और बेहतर अर्थव्यवस्था हेतु एक मजबूत ढांचे के लिए भारत को आगे आना होगा। नदी, नहर, जलाशय को जोड़ने वाली पानी के विशाल प्रोजेक्ट्स, जिससे हम हमारे खेतों, कारखानों और घरों को 24 घंटे पानी पहुंचा सकते हैं। पूर्वी नहर नदी योजना भारत की 1600 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए स्थायी सिंचाई हेतु केनाल टॉप सोलर प्लांट कैनाल्स पर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा का एक सही ऊर्जा मिश्रण, जो भारत के खेतों, कारखानों और घरों को अगले 1000 सालों तक सतत और हरित ऊर्जा प्रदान करेगा। इन प्रोजेक्ट्स के विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना की कमी है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के विलंबित क्रियान्वयन का कारण, पर अब इन प्रोजेक्ट्स के तुरंत क्रियान्वयन के लिए अक्षय आपका संरक्षण है। ये हमारा दायित्व परमाणु शैली की टीम तैयार परियोजनाओं के प्रति नैतिक समर्थन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न समुदायों को सही जानकारी देके उनका सहयोग करना, जमीनी स्तर पर अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सरकारों के विभिन्न स्तरों पर इन योजनाओं हेतु क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको निरंतर जानकारी देना, आपको ये समझने में मदद करना कि आपको वास्तव में आत्मनिर्भर बनने और इस एकीकृत अर्थव्यवस्था में एक साथ बढ़ने के लिए क्या करना आवश्यक है।
वैज्ञानिकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करके देश की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना, सरकारों, कंपनियों और लोगों के सभी स्तरों को जोड़कर अधिक रोजगार और आर्थिक विकास उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करना। अब पहले से कहीं अधिक राष्ट्र को अक्षय व्यय की आवश्यकता है। हमें मिलकर एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाना है, आपके लिए और सभी के लिए। मतलब इसमें मीडिया का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारा मीडिया ग्रुप है ना, इसका भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। और इस जन अभियान का सिंगल एजेंडा यही है कि जो भी योजनाएं अटकी हुई हैं, जो सिर्फ पब्लिक अप्रूवल से आ सकती हैं, या जो काम क्षेत्रीय समुदायों को मिलकर ही अपने अपने इलाके में कर देना है, वो हमें बस करवा देना है। तो इस साल की खरीफ की फसल के बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम होगा, जब हम लोगों को प्रॉपर इक्विपमेंट्स और सैनिटाइजेशन के साथ गांव-गांव में ला सकते हैं, तो हम ये जो जलखेत, जो वाटरशेड विकास का जो मैंने बताया था ना कि खेतबंद नाले, छोटी छोटी नहरें, ये लोग खुद ही बना लेंगे, जिससे उस इलाके का वर्षा जल हम उसी इलाके में रोक लेंगे। फिर इसके बाद उन्हीं पब्लिक से अप्रूवल लेके को लाया जाएगा, जिससे चंबल का पानी अपनी बनास में मोरेल में आएगा। तो पानी की व्यवस्था के बाद जो पूरा मॉडल है वो तो आपने देख ही लिया। तो ये मैडम का अभियान के बारे में डिटेल्स आप अपने प्रश्न में पूछ सकते हैं। जल संरक्षण को लेकर के मैम पिछली सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने एनीकट्स का निर्माण, बांधों का निर्माण करवाया था, जल को रोका जाए। आपका जो ये अभियान है वो उस योजना से अलग कैसे है? दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैकेनिज्म उनकी आवश्यकता है, उस चीज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? जी, तो आपका मैं मैम की तरफ से ये प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। तो जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद राजीव गांधी जल संचय योजना, तो दोनों ही ग्रुप्स के 2 योजना हैं। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि सरकार का जो होता है उसमें सबसे पहला कंस्टेंट आता है बजट समस्या। हमारे राजस्थान में 50,000 गाँव हैं, पर ये जो योजना है सभी गाँव के लिए नहीं बनाई गई है, तो बजट समस्या पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कोई भी नई तकनीक आती है तो गाँव में उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है, गाँव वाले उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बजट समस्या को कम करने के लिए आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे फावड़ा, हिंदी में जो कुल्हाड़ी, सब चीज़ें चाहिए, उसका बजट कौन करेगा? तो परमाणु शैली जन अभियान जो है तो वो सरकार की बजट समस्या को दूर करेगा। कैसे? लोगों का ही श्रमदान करा के, क्योंकि जो काम मशीन से हो सकता है वो काम हम लोगों के श्रमदान से कराएंगे, और श्रमदान से बजट समस्या प्रॉब्लम होगी। साथ ही जो भी पैसों की कमी है वो क्षेत्रीय जन सहयोग से ही इस काम को कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये योजना सरकारी योजना से अलग नहीं है, सरकार की ही योजना को उत्तम, मतलब उसकी टारगेट्स को अचीव कराने के लिए कुछ चंद गाँव को नहीं, 50,000 गाँव तक इस योजना को पहुँचाने के लिए इस जन अभियान को लॉन्च किया गया।